हो गया। चलिए देखिए 1.8 तक हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। 1.9 एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 9, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा है किसी निकाय में, क्वेश्चन पे फोकस करो, किसी निकाय में किसी निकाय में दो आवेश, एक है QA और इसका मान दिया है 2.5 गुणे 10 पे -7 घात कूलाम, तथा दूसरा आवेश दिया है QB और वो है -2.5 गुणे 10 पर -7 घात कूलाम। ए बकलुलिया कितना बतिया रहे हो जी, इधर या देखो। क्रमशः दो बिंदुओं ए, बिंदु ए का जो निर्देशांक है वो दिया है 0, -15 सेंटीमीटर, और तथा जो बिंदु बी है उसका निर्देशांक दिया है 0, 0 + 15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है, ठीक है। कोरा निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। अब प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है। इस प्रश्न में दो आवेश दिए गए हैं, देखो इधर 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 दो आवेश दिए गए हैं, एक है QA और दूसरा है QB। दोनों आवेशों का परिमाण देखिए बराबर दिया है और चिन्ह विपरीत है, यानी दो आवेश हैं हमारे पास और दोनों आवेश परिमाण में बराबर और चिन्ह में विपरीत है, ठीक। दोनों आवेश स्थित हैं कहां पर, बिंदु A, इस पर, इस वाले बिंदु पर QA आवेश है, इसीलिए देखिए Q के साथ A लिखा गया है, यानी ये बता रहा है कि बिंदु A पर ये आवेश है और बिंदु B जो ये है इस पर QB आवेश है। देखिए लिखा QB, B का मतलब बिंदु B पर ये आवेश है और दोनों बिंदुओं का लोकेशन स्थिति ये है, ठीक। तो आपको बताना है कि जब ये दोनों बिंदु आवेश इस पोजीशन पे रखे जाएंगे तो कुल आवेश कितना होगा दोनों को मिलाकर, ठीक। और दूसरा जो वैद्युत द्विध्रुव बनेगा उस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा, क्लियर। तो पहले इन दोनों बिंदुओं की स्थिति हम देखते हैं कि ये दोनों बिंदु हैं कहां, ठीक। देखिए निर्देशांक में कितने अक्ष होते हैं, 3, X, Y, Z। तो ध्यान देना, ये हो गया, ये तीनों अक्ष हो गए, सही है। ये 3 अक्ष हैं
ध्यान से समझना, ये एक्स अक्ष है, ये मूल बिंदु है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। देखो जो एक्स अक्ष है मूल बिंदु के दाहिने तरफ जो एक्स अक्ष है, अगर उसी एक्स अक्ष को बाएं तरफ ले जाओगे सीधा सीधा बाएं तरफ, तो ये मिलेगा एक्स डैश। इधर वाला पॉजिटिव होता है और इधर वाला नेगेटिव होता है। क्लियर? इसी तरह से वाई अक्ष में देखो, जो मूल बिंदु के ऊपर है ये पॉजिटिव, और इसी के विपरीत जब जाओगे तो ये वाई डैश होगा और ये होगा नेगेटिव। ठीक, इसी तरह जेड वाले को देखो, जेड है इधर पॉजिटिव रहेगा और इसका अपोजिट जब ले जाओगे गलत होगा, इधर ये जेड डैश हो जाएगा और ये होगा नेगेटिव। ठीक है, जो डैश वाला पोजीशन दिख रहा है आपको वो सब नेगेटिव और जो बिना डैश वाला है वो सब पॉजिटिव। अब इन तीनों बिंदुओं को इस पे दर्शाना है। बिंदु ए, जब आप इसको हल करोगे तो पहले लिखोगे बिंदु ए की स्थिति। बिंदु ए की स्थिति क्या है? देखो वहां पे 0, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बिंदु का तुलना कर दो इससे, एक्स वाई जेड, इससे, क्योंकि जब 3 अक्ष होते हैं तो बिंदु को एक्स वाई जेड से तुलना की जाती है। ठीक है, और जब 2 अक्ष होते हैं तो बिंदु को एक्स वाई से तुलना करते हैं। यहां पर 3 पॉइंट दिख रहा है आपको, 3 नंबर दिख रहा है ना, तो इसका मतलब यहां तीनों अक्ष हैं, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। पहला जो होता है वो एक्स का है, दूसरा और तीसरा जेड का। ये बता रहा है कि एक्स अक्ष पर आपको 0 चलना है, यानी 0 का मतलब आपको एक्स अक्ष पे चलना ही नहीं है। ठीक, वाई अक्ष बता रहा है 0, यानी वाई अक्ष पर भी चलना नहीं है। जेड बता रहा है कि जेड पे चलना है, कितना? 15 सेंटीमीटर, लेकिन किधर? माइनस वाले तरफ, क्योंकि माइनस में है। तो जेड अगर इधर माइनस हमने लिया है तो इस पर चलो इधर, समझे? मान लो हमने यहां आया जेड पर, ना हमने एक्स पे चला ना हमने वाई पे चला, हमने केवल किस पे चला? जेड पर। तो ये पॉइंट हो गया 0, 0, -15 सेंटी। यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर, और ये आपको मिल गया पॉइंट ए। क्लियर? अब आते हैं पॉइंट बी को। देखिए, बिंदु बी की स्थिति क्या है? देखिए 0, 0 प्लस 15 सेंटीमीटर। इसको भी देखकर यही पता चल रहा है कि हमको एक्स पे भी नहीं चलना है, वाई पे भी नहीं चलना है, जेड पे चलना है, और कितना? और किस दिशा में? प्लस वाले में। ठीक है, तो जेड का प्लस इधर है, इसी पर केवल हमने चला कितना? ये दूरी कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर। और यहां पर ये पॉइंट बी हो गया, जिसका निर्देशांक है 0, 0 प्लस 15 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? ए और बी की स्थिति दिख गई आपको? अच्छा, ए पर, ये जो ए है, यहां पर कौन आवेश है और यहां पर कौन आवेश है? क्यू बी। अब देखो, क्यू ए का मान दिया है 2.5 गुणे 10⁻⁷ कूलम। क्यू बी दिया है -2.5 गुणे 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, अब देखिए, ए और
बी के बीच की दूरी, ठीक है, 2l। क्यों 2l? देखो ये दो ध्रुव हो गए और दोनों ध्रुवों पर आवेश परिमाण में बराबर और चिन्ह में विपरीत हो गए, तो उनके बीच की जो दूरी है वो हो गई अल्प दूरी। और जब वो अल्प दूरी मानोगे तो ये बन जाएगा वैद्युत द्विध्रुव बन जाएगा। समझ में आ गई बात? यानी एक तरह से ये वैद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार कर रहा है। क्लियर हुआ? तो इसीलिए हमने 2l इसको माना। और ये दूरी कितनी हो गई? 15 इधर 15, तो कितना? 30। कितना? 30 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी हो गई। यहां तक क्लियर हो ना? अब ये मत सोचना कि सर जी इधर 15 माइनस में है और इधर 15 प्लस में है, तो 15 प्लस में से 15 माइनस घटाएंगे 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं है। माइनस बस ये बता रहा है कि मूल बिंदु से जेड अक्ष पर निगेटिव दिशा में 15 सेंटीमीटर चलना है, और प्लस 15 बता रहा है कि मूल बिंदु से जेड अक्ष पर प्लस के दिशा में 15 चलना है। तो 15 इधर 15 उधर हो गया 30, यानी दोनों ए और बी के बीच की दूरी हो गई 30 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बदल लो। तो जब मीटर में बदलोगे तो इसको 100 से भाग दोगे, तो जब 100 से भाग दोगे तो हो जाएगा 30 बटा, और ये किस में बदल गया? एक जीरो से एक जीरो, अब 10 बचा, 10 में कै जीरो? 1, तो एक अंक के बाद हो जाएगा 0 पॉइंट, ये हो गई बीच की दूरी। क्लियर? अब प्रश्न को देखो। प्रश्न में कह रहा है कि निकाय का कुल, तो निकाय कौन सा है? वैद्युत द्विध्रुव है। निकाय कौन सा है? वैद्युत द्विध्रुव है। और वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है? 0, क्योंकि एक ध्रुव पर जितना प्लस दूसरे पर उतना माइनस, तो जोड़ोगे क्या हो जाएगा? 0। तो लिखेंगे चूंकि निकाय एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका कुल आवेश कितना होगा? 0। एक बात हो गई। दूसरा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव P बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर Q इंटू 2L, यही होता है। Q क्या है? दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव के आवेश का परिमाण, चिन्ह नहीं परिमाण, तो परिमाण तो दोनों के बराबर है, तो कोनो एगो परिमाण लिख लो। 2.5 गुणे 10 पे माइनस कितना? 7, और 2L कितना आया है? 0 पॉइंट, गुणा कर दो। 25 तिया कितना होता है? 75। एक अंक के बाद दशमलव इसमें है, और एक अंक के बाद इसमें, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो। हो गया? समझ में आई बात? बोलो जी। हाँ, गुणे 10 पे माइनस 7। अब दशमलव को एक अंक पीछे ले जाओ, क्योंकि फिजिक्स का रूल है कि दशमलव के आगे एक अंक होना चाहिए, और यहां दशमलव का आगे क्या है? 0, यानी फिजिक्स का आंसर जो होता है पूर्णांक में होना चाहिए। तो एक अंक जब आगे दशमलव पीछे करोगे तो ये आ जाएगा कितना? 7.5, और जब दशमलव जितना अंक पीछे जाता है 10 का घात उतना माइनस बढ़ता है, उतना माइनस, तो कई अंक पीछे गया तो एक माइनस और बढ़ जाएगा, तो 10 पर माइनस 8। ये हो गया द्विध्रुव का आघूर्ण।
अब द्विध्रुव का जब आघूर्ण निकल गया तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, क्योंकि इसको ऐसे नहीं लिखोगे, मात्रक भी लिखना पड़ता है, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है, क्या होता है, कूलाम मीटर। क्या होता है, कूलाम। ये आंसर हुआ आप सही। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करें। चलो अब अगला प्रश्न 1.8 हुआ है ना, 1.9। चलो चलो देखो, एकदम शानदार क्वेश्चन देखो, 1.10, पहला एक्सरसाइज का 10वां क्वेश्चन। इधर ये देखो ना बाबू, कह रहा है ना 4 गुणे 10 पे -9 घात कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण, 4 गुणे 10 पर -9 घात कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10 पे 4 घात न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है। ठीक है, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का क्या परिमाण परिकलित कीजिए, देखिए प्रश्न को समझ लीजिए, फिर आंसर को परिकलित कीजिए। प्रश्न समझो, ठीक है, प्रश्न नहीं समझ में आएगा तो न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। अगर प्रश्न के भाव को समझ लोगे तो 50% समझो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बचा कितना, 50%। 50% में दिमाग लगाना है। प्रश्न कह रहा है, समझो कि इतने कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण किसका होता है, द्विध्रुव का। द्विध्रुव आघूर्ण किसका होता है, द्विध्रुव का। इसका मतलब एक द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण इतना है। क्लियर, एक द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण इतना है, दिया है। वो कह रहा है कि वह द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण इतना है, कोई वैद्युत द्विध्रुव, देखो लिख भी दिया है, देखो लिखा है ना, इतने न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश कोण पर संरेखित का मतलब होता है रखा गया। अब समझो भाव को, ये एक समान मान लो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, ऐसे समझना, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, एक समान विद्युत क्षेत्र है ये। इसमें द्विध्रुव को
एक द्विध्रुव है जिसके इस सिरे पे प्लस और इस सिरे पे माइनस क्यू आवेश है। यह द्विध्रुव ऐसे है तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये हो जाएगी माइनस से प्लस की ओर। अब द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच कोण कितना है 30 डिग्री। देखो लिखा है 30 अंश पर संरेखित है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव को जिसका द्विध्रुव आघूर्ण इतना है, ऐसे वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र जिसका मान इतना है में 30 अंश के कोण पर संरेखित किया गया है, रखा गया है। ठीक है, तो ये जो 30 अंश का कोण है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के बीच का कोण है। वो समझ में आ गई बात? जो 30 अंश है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा दोनों के बीच का कोण है ये 30 अंश। 30 अंश पे इसको रख दिया गया है। तो बताइए कि इस द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण कार्य, परिमाण परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब होता है ज्ञात करना। उस द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ये एनसीईआरटी लैंग्वेज है परिकलित वगैरह। समझ में आई बात? तो हल करेंगे तो देखिए कुछ है नहीं इसमें, भाव को बस समझ गए होंगे कि एक वैद्युत द्विध्रुव है और ये वैद्युत क्षेत्र है। ऐसे वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे रख दिया गया वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर। 30 अंश का कोण जो बन रहा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के बीच का कोण है। ऐसे जब रखेंगे तो इस द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा। ठीक है, तो देखिए द्विध्रुव आघूर्ण दिया है, द्विध्रुव आघूर्ण P का मान दिया है। देखो कितना 4 गुणे 10 पे माइनस 9 घात कूलाम मीटर ये दिया है। अच्छा विद्युत क्षेत्र भी दिया है। देखो विद्युत क्षेत्र E बराबर दिया है कितना 5 गुणे 10 पे न्यूटन प्रति कूलाम दिया है। अच्छा थीटा भी दिया हो कितना 30 अंश। आपसे पूछा है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? और टाउ बराबर क्या होता है पीई। बहुत अच्छे, पीई साइन थीटा। यही फॉर्मूला लगाना है। P का मान दिया है 4 गुणे 10 पे माइनस और E का मान है 5 गुणे 10 पे और साइन 30, थीटा का मान 30। अच्छा 4 पचे होता है 20, माइनस 9 और प्लस 4 घात देखिए 10 का घात एक में माइनस में एक में, तो माइनस और प्लस घटाएगा ना तो कितना आएगा 10 पे माइनस और साइन 30 का मान 1/2। 2 से 20 को काट दो कितना आया माइनस, भाई 1 0 है में जोड़ दो तो कितना आया 1 गुणे 10 पे माइनस 4 ये आ गया। अच्छा बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर। तो ये हो गया द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान। क्लियर हो गया? ठीक, नोट करिए, फटाफट नोट करें। देखो 1.11 देखो कह रहा ऊन से रगड़े जाने पर, किससे?
ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। ठीक है, इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, ए और बी करके। ए है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। क्या कीजिए? आकलित कीजिए। और दूसरा प्रश्न देखो, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है? ये 2 प्रश्न है इसमें। अब ध्यान से देखना इस दोनों प्रश्न को पढ़िए एक बार। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा इतना कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। मान लो ये ऊन है, ऊन जानते हो ना, जिससे स्वेटर बुनाता है, ये ऊन है, समझना। और ई एक पॉलीथीन का टुकड़ा है। बच्चा इधर देखो, ये पॉलीथीन का टुकड़ा है, दोनों को एक दूसरे पे रगड़ा गया है। ठीक है, रगड़ने के बाद क्या हुआ? देखना ध्यान से। रगड़ दिया गया, रगड़ने के बाद दोनों को अलग कर दिया गया। समझना, ये ऊन और पॉलीथीन को अलग कर दिया गया और देखा गया कि जो पॉलीथीन है इस पर इतने कूलाम का ऋणावेश है। ये पॉलीथीन पर 3 × 10⁻⁷ कूलाम का क्या है? ऋणावेश है। क्या है? ऋणावेश है। अगर इस पर ऋणावेश है तो इसका मतलब क्या हुआ? उस पे इलेक्ट्रॉन बढ़े होंगे। ऋणावेश का मतलब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। ये इलेक्ट्रॉन इससे क्या किया है? लिया है। कितना लिया है नहीं पता, वही प्रश्न में पूछ रहा है। पहले प्रश्न में जो इलेक्ट्रॉन उधर गए हैं ऊन से पॉलीथीन में, वो कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं उसी को ज्ञात करना है। भाई जब इसको रगड़ दिए ना तो ऊन पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन को क्या किया? भेज दिया। ठीक, तो पॉलीथीन पे ऋण आवेश आया है। अब कितना इलेक्ट्रॉन भेजा है? मान लिया कितना? n। कितना? n। हल कर रहे हैं, देखना ध्यान से।
ए। Q इक्वल टू दिया है 3 × -7 कूलाम। ऋण आवेश यहां लिखने का मतलब यही है कि इस पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है। अगर धन आवेश लिखता इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी हुई है, और इस ऋण और धन का यहां कोई मतलब नहीं है। तो Q बराबर इतना। फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू, यही सूत्र होता है। तो N बराबर ये होता है, N बराबर Q का मान 3 × 10⁻⁻, और E का मान इतना। अच्छा, हाई घात वाले को ऊपर ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगा 19, और ऊपर -7 है तो वो नीचे से जब ऊपर गया प्लस 19 हो गया, और ऊपर -7 तो 19 में से 7 घट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो घट जाएगा। कितना आएगा? 12। प्लस में या माइनस में? प्लस में, क्योंकि ऊपर जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, बड़े का चिन्ह प्लस हो जाएगा, प्लस लगेगा। नीचे का 1 दशमलव, ये दशमलव गड़बड़ कर रहा है ना, अभी पहले दशमलव को हटाओ। तो दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे कितने से? 10 से। काहे 10 से? क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है, और जब एक अंक के बाद दशमलव है तो एक जीरो वाले नंबर से ऊपर नीचे गुणा किया जाता है। 1 0 10 में होता है। बहुत लोग कहोगे सर जी 20 में 1 जीरो होता है, नहीं होता, 40 में 1 जीरो होता है। मान नहीं बदलेगा। पूछो कैसे? देख लो। अगर मान लो ऊपर नीचे 20 से गुणा किए, 20 से गुणा कर दिए, समझना, हाई गुणा हुआ, या इसको ऐसे ही अभी रहने दो, नीचे 0 दशमलव हटा दिया, कितना हो गया? और हाई कितना बचा? 2 से 20 कट गया, कितना आया? हम तो तबस कह रहे हैं 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। देखो आगे नहीं आ गया, गुणा ऊपर कितने से हो गया? वही चीज यहां करो। 40 से भी करोगे तो यहां क्या बचेगा? 4 से 40 कटेगा, कितना आएगा? फिर 10। समझे? 50 से भी करोगे ऊपर नीचे तो यहां क्या आएगा? 1 जीरो तो दशमलव हटा देगा ना, तो 5 बचा। 5 से 50 काटोगे, कितना आएगा? तो कुल मिला के तो क्या फायदा? 30 20 40 से 10 से करो, तो ऊपर 10 से गुणा किया तो हो गया कितना, और नीचे किया दशमलव हट गया। बोलो यहां तक समझ में आया? चलो अब इसको भाग देना है, ठीक है? भाग कैसे दिया है देखो, 2 से दोनों को काट दो, 2 से ही कट जाएगा क बार में, और 2 से 16, कितना सुंदर लगा। अब 15 में 8 से भाग दो, देखो 15 में 8 से, 8 करना और 8 दूना ज्यादा हो जाएगा ना, तो एक बार में कितना आया? 7। अब आगे अंक नहीं है, और 7 8 से छोट हो गया, यहां दशमलव लगा दो। अब कितना हुआ? 8 9 ज्यादा हो जाएगा, 8 नहीं। अब कितना बचा? 6। फिर दशमलव तो लगा ही है, 0 60, 8 7 56, कितना बचा? 8 बचे, हो गया, कट गया सब। कितना आया? n बराबर 1.87 गुणे 10 पे आ गया। अब n का मान बताओ, n का मान पूर्ण संख्या है कि नहीं है? है। n का मान पूर्ण संख्या है, दशमलव यहां दिख रहा है, लेकिन 3 जीरो इसमें से लेके गुणा कर दोगे, दशमलव 1875 हो जाएगा, और यहां कितना बचेगा? 9। 10 पे पूर्ण संख्या है वो। इतना इलेक्ट्रॉन जो है इधर आया है, पहला सॉल्व हो गया। करा ना? संख्या आकलित, आकलित का मतलब वही आकलित कहे, परकलित कहे, सबका मतलब एक ही है, ज्ञात कीजिए। इन्हें घबरा मत जाना, आकलित का मतलब अंजलि नहीं,
चलो देखो, तो ये हो गया। अब दूसरा प्रश्न इसमें से पढ़ो। दूसरा कह रहा है, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है? संहति का मतलब होता है द्रव्यमान। एनसीईआरटी लैंग्वेज है, इसका अर्थ है द्रव्यमान। समझे? तो जब इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन पर जाएगा, ठीक है, तो वो अपना द्रव्यमान भी लेकर जाएगा। बताए थे ना कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएगा तो अपना द्रव्यमान वहीं छोड़ेगा नहीं, द्रव्यमान भी ले जाएगा। तो दूसरा प्रश्न में है, क्या ऊन से पॉलीथीन में ये संहति यानी द्रव्यमान का हस्तांतरण भी होता है? तो उत्तर हाँ, उत्तर हाँ होगा। अगर पूछता कितना, तो पहले आंसर देख लो, बी का आंसर हो गया हाँ। अगर पूछता कितना, तो देखिए स्थानांतरित द्रव्यमान, ठीक है, स्थानांतरित द्रव्यमान देखना m बराबर कितना जाएगा द्रव्यमान, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ले लो। क्लियर? और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुणे 10 पे माइनस इतना एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो जब इतना इलेक्ट्रॉन जाएगा तो सब अपना इतना इतना द्रव्यमान लेके, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तो पता चल जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान जाएगा। समझ में आ गई बात? तो n का मान दिया है 1.875 गुणे 10 पे, और ये दिया है 9.1 गुणे 10 पे माइनस 31 kg। एकदम ऐसा सब आपस में गुणा करके हल कर दोगे ना, आंसर आ जाएगा कितना द्रव्यमान ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरित होगा। यहां पर पॉलीथीन का द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा? ये बकलो लो, ऊन से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो पॉलीथीन का द्रव्यमान बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? पॉलीथीन में द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब समझो, हाई कौन भुनभुना रही है जी? है मुड़िया हाइट दे एकदम मुर्गा नहीं पट दे मर जाएगी। है देखो, है 2 ठी डब्बा हो, समझो, इधर देखो 2 की डब्बा है, हे में पैसा रखल बा, हेहू में पैसा रखल बा, समझना? ठीक है, हेमन के पैसा निकल के हेमे जाता, तो हेकर द्रव्यमान का हो, वजन कम हो जाए ना। कहे कि जितना पैसा हेमे जाई वो अपन द्रव्यमान लेके जाई, तो हेकर वजन का हो, और हेकर तो हाई ऊन है और है, तो ऊन से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। यहाँ पैसा कहाँ है? इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन में जा रहा है ना, तो पॉलीथीन का द्रव्यमान का होगा और ऊन का। तो ये दिमाग में रखा करिए, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका द्रव्यमान, और जिस पे इलेक्ट्रॉन जाता है उसका द्रव्यमान, और कितना बढ़ेगा कितना घटेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या पता कर लीजिए, और एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से उसमें गुणा कर दीजिए, तो कितना घटेगा बढ़ेगा वो पता चल जाएगा। क्लियर? पैसा वैसा वाला बड़ा तेज समझते हैं ऐसा। चलो भाई, हो जाएगा, इसको कर लेना गुणा करके, ठीक है।